जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। और बात करेंगे आजकल जो खूबसूरती है वो सिर्फ मेकअप तक जो है महदूद नहीं रही, बल्कि सेहतमंद जेल्द और मजबूत बाल एक बाकायदा मेडिकल साइंस बन चुके हैं। और आपको मालूम है कि जदीद दौर में स्किन के मसाइल, फिर उसके साथ बालों का झड़ना, झुर्रियाँ, दाग धब्बे और उससे भी बढ़कर वक्त से पहले एजिंग स्टार्ट हो जाना तकरीबन हर उम्र के लोगों का मसला बन चुका है। पहले तो होता था एक एज आती थी तो उसके बाद आपको एजिंग की प्रॉब्लम होती थी। खुशी की बात यह है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मसाइल जितने भी हैं आपके, उनका इलाज मुमकिन है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके टोटको या फिर वो जो आप क्रीम्स लगाते हैं, फार्मूला क्रीम्स, उन तक महदूद नहीं है, बल्कि मेडिकल लेवल पर महफूज और मौसर तरीके से इन तमाम चीज़ों की ट्रीटमेंट होती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। एस्थेटिक फिजिशियन हमारे साथ हैं डॉक्टर फबरीन, जिन्होंने हाल ही में अपना जदीद क्लिनिक JF एस्थेटिक के नाम से लॉन्च किया है, जहाँ जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए जदीद ट्रीटमेंट्स एक ही जगह दस्तयाब है। और आज हम इनसे जानेंगे कि खूबसूरत जल्द और उनकी तरह खूबसूरत बाल हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं डॉक्टर फबरीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस वक्त आप आई हो और सुबह सुबह आके आप बताएंगी कि हमें अपने स्किन की केयर किस तरह करनी है, किस तरह ख्याल करना है, ये बताएं। सबसे पहले ही आपसे हम ये जानेंगे कि अभी जब मैं बात कर रही हूँ एस्थेटिक क्लिनिक्स की, तो एस्थेटिक फिजिशियन आम स्किन स्पेशलिस्ट से कितना डिफरेंट है? क्या हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही थी इसके लिए, या फिर एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना चाहिए? ठीक है, देखिए स्किन स्पेशलिस्ट वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन की बीमारियों को ट्रीट करता है और उसके साथ साथ फिर ये जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, उनको करता है। और एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होता। वो सिर्फ आपके ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे नॉन इन्वेसिव हाइड्रा फेशियल हो गया जी, और कुछ लेजर्स हो गए, तो ये फ़र्क है। अच्छा, ये फ़र्क पाकिस्तान में जो अभी आप देख रही हैं, जाहिर बात है आपके पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा स्किन के कौन से मसाइल आपके सामने आते हैं जो इश्यूज लेके आती हैं ख़वातीन ख़ास तौर से? अच्छा देखो, स्किन में आप अगर दो तरह से समझ लो, एक तो अगर बीमारियों में चली जाओ कि स्किन की बीमारियां आजकल कौन सी ज़्यादा हैं जी, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप ऐसे समझ लो एक्नी हो गया, एक्जिमा हो गया, फंगस हो गया। फंगस बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आजकल पाकिस्तान में। इसके अलावा फिर बाकी छाइयाँ, हेयर फॉल और डिजीज़ में इस वेदर में सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, जिसको चंबल कहते हैं जी, ये चंबल, खारिश, इस तरह की चीज़ें तो अलग अलग हैं। मतलब स्किन की जो प्योर डिजीज़ है वो अलग है, और जो दूसरे आप जैसे हेयर फॉल पे चली जाओ या फिर बाकी एस्थेटिक ट्रीटमेंट पे चली जाओ, वो अलग है। अच्छा, चले हम हेयर फॉल पे बाद में आएंगे। हम अभी इस पे आ जाते हैं स्किन के ऊपर। जिस तरह आपने बताया, खास तौर से ये सर्दियों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं स्किन के, उनको हम किस तरह जो है क्योर कर सकते हैं? क्या इसके लिए एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, या हम घर में बैठ के भी कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी जो मैं बता रही थी हम लोग टोटकों पे चले जाते हैं, रेमेडीज पे? क्या हमें क्या आप सजेस्ट करेंगे अगर जैसे इस तरह के अगर इश्यूज होते हैं? अगर जैसे ये ड्राई वेदर है तो इसमें जो बीमारियां हैं प्रॉपर, जैसे एक्जिमा हो गया जी, या एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें बच्चों की स्किन या बड़ों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ठीक है, और जितनी भी ड्राइनेस से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, वो सब इस वेदर में बढ़ जाता है। हेयर फॉल बढ़ जाता है, सर की खुश्की बढ़ जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप मॉइस्चराइज रखें और इमोलिएंट यूज़ करें, और उसके बाद जो भी आपके स्किन के डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, क्योंकि ये वाला जो काम है ये प्रॉपर स्किन के डॉक्टर का है ना, ये एस्थेटिक फिजिशियन का नहीं है। अच्छा, जब ये ड्राइनेस हो रही होती है तो हम देखते हैं सर्दियों में स्किन भी पील हो रही है, बिल्कुल होती है, तो इसके लिए भी आप मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को। इमोलिएंट, कोई सा भी अच्छा इमोलिएंट बच्चों के लिए भी लगा, बच्चों के लिए भी आसान है क्या लगाने? उनको लिए मसला तो नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बच्चों इमोलिएंट में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर फबरीन के केमिकल पील का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। केमिकल पील हो गया, हाइड्रा फेशियल, हर कोई कहता है अच्छा ड्राइनेस फील हो रही है, उस तरह आप पानी का तो इंटेक नहीं रख सकते, हाइड्रेट नहीं कर पा रहे अपने आप को, सर्दियाँ हैं तो हाइड्रा फेशियल ले लें। तो ये बताइए, ये केमिकल पील और हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क है? अच्छा, केमिकल पील में और हाइड्रा में फ़र्क ये है कि केमिकल पील में डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड एक केमिकल है, इसी तरह लैक्टिक एसिड या ग्लूटाथियोन और ट्रांसएमिक एसिड, मतलब मल्टीपल ऐसे केमिकल हैं, सैलिसिलिक एसिड, वो बेसिकली एसिड्स होते हैं जो कि डिफरेंट लेवल के हिसाब से स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मशीन है, डिवाइस है, जिसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जिसमें उसमें भी पीलिंग एजेंट यूज़ होते हैं, सीरम्स यूज़ होते हैं, लेकिन वो फिर आपकी स्किन की कंडीशन के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं कि आपको हाइड्रेशन चाहिए या आपको ग्लो चाहिए। तो हाइड्रा फेशियल एक आप समझ लो बड़ा ट्रीटमेंट है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं।
सही, वो आपकी स्किन, बेसिकली एक मशीन है वो। ठीक है, और लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे कि Yes. क्या सजेस्ट करते हैं बिल्कुल ऐसा आपके ही है। जो एस्थेटिक फिजिशियन है आपको। ऐसा ही है। ठीक है डॉक्टर फरबीन, ये बताइए आपका नया जो क्लिनिक जी, है वो दूसरों क्लिनिक से कितना मुनफरिद है, उसके साथ साथ ये कि क्या तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अंडर सुपरविजन होते हैं आपके? अच्छा, जो नया वाला क्लिनिक है ना, उसमें ये है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए वन विंडो सोल्यूशन है। वन विंडो सोल्यूशन ऐसे है, उसमें हमारे पास डेंटल भी है और इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट है, प्लास्टिक सर्जरी है और एस्थेटिक है, डर्मा है, वेट लॉस है, मतलब पूरा एक वन विंडो सोल्यूशन है। हर चीज़ उसी में, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स हैं हर कैटेगरी के, लेकिन सेंटर एक ही है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर मैं आती हूँ वहाँ पे जी, तो जी, मुझे कहीं और जाने की की जरूरत ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिलेगी। ठीक है, वरना होता है ना अक्सर लोग कहते हैं हम बालों के लिए फलां डॉक्टर के हाँ, पास नहीं, गए ऐसा हैं, नहीं तो है। ये नहीं है। ठीक, ये भी बताइएगा कि क्या एक मरीज को जब आपके पास वन विंडो सोल्यूशन क्लिनिक पे आता है तो क्या कस्टमाइज उसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो फिर आप बना के सारा देते हैं कि जैसे अगर मैं आती हूँ आप मुझे बताएंगी कि महानूर ये चीज़ें हैं, ये करना है और इस तरह लेके इसे चलेंगे, क्या इस तरह ही प्रॉपर तरीका होता है या कोई और तरीका होता है कि बस कभी मेरा हुआ कि भाई मेरी तो स्किन ख़राब हो रही है अभी बस इसका ट्रीटमेंट कर दें, कंप्लीट एक पैकेज? देखो, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ अरसे के लिए या समझो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो उसके लिए तो फिर आपको जो है वो पूरा एक कस्टमाइज प्लान लेना पड़ेगा। अगर आपका इनिशियली कोई मसला है, जैसे आपने सिर्फ आपको ग्लो चाहिए या आपको कुछ छोटा मोटा काम है, जैसे आप चाह रही हैं कि फिलहाल कोई शादी है, कुछ भी है, तो मुझे कोई इवेंट में जाना है, तो उसके लिए कोई इंस्टेंट ट्रीटमेंट लेना चाह रही हैं तो वो फिर अलग होते हैं। उसमें आपका हाइड्रा होता है, कार्बन पील होती है, केमिकल पील होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ जी, कि पैकेजेस के हवाले से, अगर आपको एक पैकेज प्रॉपर लेना है ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट्स करवाई तो कितने अरसे के बाद दोबारा आपके पास आना पड़ता है? वो डिपेंड करता है ना कि आप उसकी मेंटेनेंस कैसे रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ट्रीटमेंट करवाया, आप जैसे आप सर्जरी पे चले जाओ, आपने एक दफ़ा फेस लिफ्ट सर्जरी करा ली तो वो समझें कि आपके अगले 10-15 साल जान छूट जाती है। मतलब फेस आपका टाइट हो गया, स्किन टाइट हो गई, फिर आपको अगले 10 साल तक दोबारा फेस लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि बीच में फिर आप उसकी मेंटेनेंस नॉर्मल ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। जैसे आपने बीच में पीआरपी ले ली, कोई केमिकल पील ले लिया, या और आपने फिर उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। ठीक है डॉक्टर फरबीन, अभी कौन सी ट्रीटमेंट्स जो हैं आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इन हैं जो ज़रूरी है कि करवा लेनी चाहिए, ख़ास तौर से आफ्टर 40? आफ्टर 40 तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए पीआरपी। पीआरपी से अच्छा भी एडवांस लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गए एक्सोसोम्स, जिसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जो आप समझो कि अगर आप एक पीआरपी करा, आप अगर 10-20 पीआरपी कराते हो तो एक एक्सोसोम उसके बराबर होता है। ओके, और 20 पीआरपी जो है उसकी सिटिंग भी 20 ही होगी? यस 20। मतलब आप ये समझो ना, यानी आप अगर 15-20 पीआरपी की सेशन ले रहे हो और आपने एक सेशन एक्सोसोम का ले लिया तो वो उसके बराबर होता है। इतने ज़्यादा उसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं। और वो कितने अरसे तक चलता है? उसके डिपेंड करता है कि अगर आप हेयर के लिए करा रहे हैं तो कभी 3 मंथ बाद रिपीट करना होता है, कभी 1 ईयर बाद, कभी 6। डिपेंड करता है कि आपके किस पर्पस के लिए करवा रहे हो। फेस के लिए अगर करवा रहे हो, रिजुविनेशन के लिए, तो वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में एक दफ़ा कराना होता है। ठीक है डॉक्टर फरबीन, मैं अभी ब्रेक पे जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी तो मुझे आपसे ये पूछना है, जब आपने बताया कि फेस लिफ्ट के लिए जो सर्जरी है, लेकिन मैंने एक और ट्रीटमेंट देखा है, अक्सर मेरे सामने रील्स आती हैं, थ्रेड जो है थ्रेड, वो बिल्कुल करवाते नॉन इन्वेजिव है। वो मुझे आपसे ज़रूर पूछना है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरबीन, वो बता रही हैं हमें कि किस तरह जो है एस्थेटिक फिजिशियन काम करता है, उसके साथ साथ हमें अपनी स्किन की किस तरह केयर करनी चाहिए। जी फरबीन, मैं आपसे पूछ रही थी कि थ्रेड का जो ट्रीटमेंट है, जब आपने कहा कि सर्जरी जो है वो फेस लिफ्टिंग के लिए, लेकिन मैंने ये देखा था कि थ्रेड भी लोग जो हैं वो करवाते हैं, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट का क्या है, क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? थ्रेड के ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन डाउन टाइम है कि आपको समझ लें कि 2 दिन से लेकर 5 दिन तक का डाउन टाइम समझ लें। थोड़ी स्वेलिंग रहेगी, कहीं पर किसी को अगर ब्रूज हो गया तो फिर वो रहता है हफ्ता 10 दिन। नॉर्मली तो वैसे स्वेलिंग होती है, और अगर बहुत ही कोई एक्सपर्ट हैंड है तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। सही, जब एक्सपर्ट हैंड की बात कर ही रही हैं तो आपके क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा मैं पूछूंगी और ये जानना चाहूंगी कि अभी हम पैकेजेस के हवाले से बात कर रहे थे कि आपने कहा ना वन विंडो आपकी क्लिनिक है, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो पूरा पैकेज लेना चाहे तो वो किस तरह होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगी उसमें, और
कितना एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, इकोनॉमिकल देखो, होगा? हम उस पे से चलते हैं, हेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे हेयर में सबसे पहले आप आ जाओ, अगर आपका हेयर फॉल है पीआरपी पे, सबसे पहले पीआरपी आ गई, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन आ गई कि अगर कोई ट्रीटमेंट पे जाना ही नहीं चाह रहा जी। तो फिर उसके लिए मेडिसिन होती हैं, स्प्रे, शैम्पू, मल्टीविटामिन। उसके बाद आपका पीआरपी आ गया, फिर आपका एक्सोसोम आ गया। एक्सोसोम में भी अभी इस टाइम पे जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, जो कि वर्ल्ड में और पाकिस्तान में तो बहुत ही कम क्लिनिक पर है, एमसीटी, मेटा सेल टेक्नोलॉजी। ओके। तो वो मेटा सेल टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। उसमें क्या करते हैं कि आप ही का ब्लड लेते हैं, उसके पहले स्टेम सेल बनते हैं मशीन में, और उसी स्टेम सेल से फिर आपका अपना ही एक्सोसोम बनता है, जिसमें आपके साइड इफेक्ट के और चांसेस नहीं होते। ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, 70 बिलियन ग्रोथ फैक्टर होते हैं उसमें। जी। तो वो मशीन अवेलेबल है एमसीटी लेटेस्ट एक्सोसोम के लिए। फिर उसके बाद अगर किसी के बाल है ही नहीं तो फिर उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे हेयर के हो गए। इसके अलावा फिर हमारे पास लेडीज़ फीमेल्स के लिए परमानेंट ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन है, गुड। ठीक है, वो भी अवेलेबल है। फिर आप अगर फिर फेस पे आ जाओ तो फेस में सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, एक्नी, स्कार, जितने भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा अभी एक और बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है वर्ल्ड में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग में ये होता है कि ये फिलर और बोटॉक्स इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ही का फैट लेते हैं बॉडी से, जैसे आपकी टमी से ले लिया या थाइस से ले लिया। फिर उस फैट को एक मशीन होती है, उससे नैनो सेल्स बनाते हैं, फिर उसी को पूरे फेस पे आपके ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर उसको हम बॉडी पे भी ट्रांसफ़र कर तो सकते उस हैं। ट्रीटमेंट का फायदा क्या होता है? अच्छा, उस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो नेचुरल है, बोटॉक्स फिलर की तरह आर्टिफिशियल लुक नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर बोटॉक्स करवा लिया तो फिर आपको जैसे 3 महीने 6 महीने बाद रिपीट करना है, और फिलर करवा लिया तो फिलर आपका जो है वो भी आपको 1 साल में रिपीट करना है। जी। फैट ग्राफ्टिंग में ये होता है कि एक तो आपकी जो शक्ल है, जो आपका फेस है, टेक्सचर है, वो चेंज नहीं होगा। नेचुरली फेस को आपके पूरा वो एनहांस कर देता है, यंग कर देता है, टाइट कर देता है, और आपका अपना ही नेचुरल फैट होता है जो कि और भी ज़्यादा फेस के अंदर जाके या बॉडी में जाके जहाँ भी उसको हम लगाते हैं तो वो और अपने स्टेम सेल्स बनाता है। अच्छा, क्या यहाँ पे ये भी होता है कि जिस तरह भी जब आपने कहा ना फैट ड्राफ्टिंग, तो मैंने कहा शायद वो आप पतला कर देते हैं इंसान अच्छा, को। फैट पतला करने के लिए जो है वो पतला करने पे अगर आप चले जाओ तो हमारे पास गैस्ट्रिक बलून है, ओके। जो कि आपके एंडोस्कोपी से मुंह के जरिए डाल देते हैं। गैस्ट्रिक बलून वो आपके स्टमक में रहता है, 1 साल उसका टाइम पीरियड होता है, तो 1 साल में तकरीबन आपका 30 से 40-50 केजी वेट कम तो हो जाता ये डॉक्टर फरबीन किस तरह वर्क करता है? है। गैस्ट्रिक बलून में ये होता है कि आप समझे एक बहुत छोटा सा कैप्सूल होता है। एंडोस्कोपी सुना है कभी, जो जी, जी, पेट बिल्कुल में सुना है, एक्सरे जी। करते हैं, तो वो एंडोस्कोपी के जरिए आपके स्टमक में रख देते हैं, फिर उसको फिल करते हैं हम 70%, तो उससे आपका मैदा 70% तक फिल हो जाता है। और वो आपको आपकी फील भूख, करवाता है कि आपको पेट हाँ, भरा हुआ भूख है आपकी आपका। बिल्कुल कम हो जाती है उससे। और फिर जब भूख कम हो जाती है आपकी, आपकी डाइट कम हो जाती है, इनटेक आपका कम हो जाता है, तो बॉडी के जो और पहले का जो फैट है फिर उसी से बॉडी को एनर्जी मिलती है, और आपका स्लोली 1 ईयर में बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है। हमारे जो इस व्यूअर आपको देख रहे हैं वो Yes, ये सब सुन के सोच रहे हैं कि कितना एक्सपेंसिव होगा ये सब कुछ। अच्छा, देखें तो थोड़ा इसमें- सा बताइए कि बिल्कुल एक्सपेंसिव देखिए, है या देखिए, इकोनॉमिकल है ये वैसे तो ट्रीटमेंट्स? अगर आप बहुत अच्छे वाले ट्रीटमेंट पे जाएं तो वो ट्रीटमेंट ही एक्सपेंसिव है। जैसे अगर आप सर्जरीज पे चले जाएं, प्लास्टिक सर्जरी, तो पूरे वर्ल्ड में ही एक्सपेंसिव है। लेकिन हमारे पास जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी ट्रीटमेंट हैं, वो एज कम्पेयर टू अदर क्लिनिक बहुत कम है। अच्छा। मतलब चार्जेस हमारे बहुत इकोनॉमिकल हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट के हो, प्लास्टिक सर्जरी के हो, या एस्थेटिक के हो। ठीक है डॉक्टर फरबीन, ये तो आपने अच्छी बात बताई हमें अपने क्लिनिक के हवाले से। अब आपसे जानना चाहेंगे आजकल के मौसम के एतबार से, आजकल बहुत कॉमन हुआ है बालों का झड़ना, बिल्कुल। जिसमें अभी आपने पीआरपी ट्रीटमेंट का भी बताया और एक्सोसोम का भी बताया। जी। तो पीआरपी और एक्सोसोम ऐसा लग रहा है मिलते हुए ट्रीटमेंट है, क्योंकि मिलते वो भी हुए- आपके ही अपने ब्लड। एक्सोसोम में 2 तरह के आते हैं। एक आपका आर्टिफिशियल एक्सोसोम है जो कि वाइल्ड आपको बना हुआ आता है, ठीक है। ठीक है। वो एक्सोसोम आपके प्लांट बेस्ड भी आते हैं, यानी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं एक्सोसोम, स्टेम सेल। तो वो सेफ होते हैं? वो सेफ होते हैं। फिर कुछ एक्सोसोम होते हैं आपके जो ह्यूमन बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो प्लेसेंटा बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके एनिमल बेस्ड हैं। तो एक्सोसोम की बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स हैं। इसी तरह फिर उसी टाइप के हिसाब से उसकी एफिकेसी पे भी फर्क पड़ता है। अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं, फिर कोरियन है, तो बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सोसोम्स हैं। तो ये पीआरपी या एक्सोसोम जो है दोनों का अलग ही वर्क है, लेकिन आपने कहा कि पीआरपी अगर करवाएंगे तो उसके ज्यादा सेशन होंगे, लेकिन एक्सोसोम अगर करवा लें उसी तरह ये जैसे स्किन। जी, एक्सोसोम्स में क्योंकि ग्रोथ फैक्टर और स्टेम सेल बहुत ज्यादा है ना,
तो एज कम्पेयर टू PRP वो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछनी है बालों के हवाले से कि जब बालों के लिए ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं आपके पास, तो ख़वातीन खास तौर से बालों के बहुत सारे मसाइल उनके साथ होते हैं, ऐसा ही है। मगर मर्द हज़रात ये होता है कि उनका बस ये होता है कि भाई कि वो बाल जा रहे हैं हाँ, बाल या जा चले रहे हैं उसमें। तो ख़वातीन के साथ इतने मसाइल क्यों होते हैं, क्या वजह, क्या वो अपने बालों की केयर नहीं करती या ये नेचुरली चीज़ें प्रोसेस होता है? देखिए कुछ नेचुरली है, बाकी इसके अलावा ऑयल जो आता है, ऑयल प्रोडक्शन जिनकी ज़्यादा होती है तो फिर सर में उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है, फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है, या जिनकी जो वर्किंग लेडी हैं जिनका डेली का कंडीशनर का यूज़ है या आयरन का यूज़ है या केमिकल का यूज़ है, तो उसमें बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं ना एज़ कम्पेयर टू मेल का केमिकल का यूज़ और आयरन और इन सब का स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट का बहुत कम यूज़ होता है। बिल्कुल, ये उनका फ़र्क इस है। तरह वो तो इंट्रैक्शन उनके नहीं तो है इन बस चीज़ों बाल से। जा ही रहे होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनका डैंड्रफ का इशू होता है, या जैसे ये जो बीमारियां हो गई हैं एक्जिमा सोरियासिस, ये होता है स्कैल्प में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप हमारे साथ हैं बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। शबीन, बालों के एतबार से हमें किस तरह केयर करनी है ठीक अपनी, है। और कौन से ट्रीटमेंट जो हैं जो अवेलेबल हैं जिसे आपने बताए हैं वो सेफ़ हैं और आके आपसे करवाए जा सकते हैं? देखिए बालों के लिए सबसे जो अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है, PRP है, आपका एक्सोसोम है। अच्छा, PRP में ये है कि PRP थोड़ा इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है, एक्सोसोम जो है वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि आप उसके डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एक्सोसोम है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस है। जैसे प्लांट बेस्ड हैं वो कुछ कम रेंज में है, इसी तरह फिर जो USA के एक्सोसोम्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो डिफरेंट टाइप के एक्सोसोम्स हैं, लेकिन PRP में ये है कि नॉर्मली PRP अगर आप कहीं अच्छे क्लिनिक से भी करवाते हैं तब भी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और कितनी सीटिंग होती है PRP की अगर आप हेयर के लिए करवा रहे हैं PRP में आप ऐसे समझ लो 20 से 30 डेज में एक सेशन होता है उसका। ठीक है, और ये आपको कितने अरसे तक करवाते रहना चाहिए? नॉर्मली मिनिमम 4 to 6 सेशन लें हेयर के लिए, और इसी तरह 3 to 4 सेशन फेस के लिए। वो भी मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें देखो डिपेंड करता है कि आपकी किस कंडीशन तरह की क्या है, condition प्रॉब्लम। है, अगर आप बिल्कुल। सिर्फ रिजुविनेशन के लिए करवा रहे हो तो आप महीने में एक सेशन ले लो, इस तरह से डिपेंड। और अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमार प्रॉब्लम के लिए करा रही हो, किसी कंसर्न के लिए करा रही हो, जैसे एक्नी स्कार हो गए या हेयर फॉल हो गया, तो वो फिर उसके साथ मल्टीपल चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आपको पता है कि रमज़ान का महीना बिल्कुल शुरू होने ऐसा। वाला है, रमज़ान होते ही ईद आएगी, तो बिल्कुल। ख़वातीन जो हैं ट्रीटमेंट्स करवाना चाहेंगी तो कौन सी ट्रीटमेंट सेफ़ हैं और फौरी करवाई जा सकती हैं कि भाई आपको फौरी ईद से ट्रीटमेंट, पहले अगर हाँ, आपने करवानी है, कोई मसले मसाइल ना फौरी हो, कोई ट्रीटमेंट के लिए आपके पास ब्रूज ना आए आपको? अच्छा ऑप्शन ये नॉन इन्वेजिव जितने भी ट्रीटमेंट है जिसमें नीडल और ये सब यूज़ नहीं होता, उसमें ज़्यादा वो नहीं होते आपके चांसेस, डाउन टाइम नहीं होता। जैसे आपका हाइड्रा हो गया या कार्बन पील हो गई, इसके अलावा लेज़र रिजुविनेशन है, फिर हाइफू है फेस लिफ्ट और टाइटनिंग के लिए, इसी तरह हाइफू बॉडी टाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है। और अगर इसी तरह केमिकल पील्स हैं, मतलब लाइट पील्स, उस पर आप जा सकते हैं। हाइफू का आपने जिक्र किया क्योंकि हाँ, आपने स्किन लिफ्टिंग की बात की, तो हाइफू कितना कामयाब है? अच्छा देखो, हाइफू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है पेशेंट सिलेक्शन। अगर आपकी पेशेंट सिलेक्शन अच्छी नहीं है, आपने उसको हाइफू कर दिया तो उसकी अपनी जो स्किन है वो भी लटक जाएगी। तो वो किस तरह, वो कौन सेलेक्ट करता है? वो वो आपका डॉक्टर सेलेक्ट डॉक्टर करता है, सेलेक्ट बिल्कुल करता है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको ये डिपेंड करना पड़ता है पूरा डॉक्टर के ऊपर जो Yes, आपके लिए सिलेक्शन कर रहे क्योंकि हैं। हर किसी को हाइफू हो नहीं सकता और हर किसी का हाइफू का रिजल्ट आ भी नहीं सकता। ओके, क्योंकि अक्सर हम रील्स देखते हैं हाँ, डॉक्टर साहिबा, और हम ये देखते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि देखें ये मैं हाइफो करवा रही हूँ, इसका ये रिजल्ट है, और ये तो ये हर एक के लिए नहीं है। हर एक के लिए नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपके फेस की कंडीशन ऐसी है कि आप पे हाइफू का रिजल्ट आएगा या वो आपके फेस को मजीद ख़राब कर देगा। अगर आपके फेस पे फैट ही नहीं है और मसल भी कम है और आपने उस पर हाइफू कर दिया, तो वो कुछ दिन बाद आपका क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना वो लटक जाएगी। जबकि उसको स्किन टाइट करने के लिए करवाया जाता है, लिफ्ट करने के लिए करवाया जाता है। करने के लिए सबसे वो डिपेंड करता है कि आपका कैंडिडेट कैसा है जिस अच्छा, पे हाइफू किया अभी जा रहा है। आपने लेकिन वन हाइफू के विंडो- रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अगर सही तरह किया जाए तो। ओके, लेकिन ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर के हाँ, पास जाएं, वही बिल्कुल। आपको बताएंगे, तो जब भी आप करवा सकते हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगी हम सबको आप? आखिर में मैसेज आपको आखिर में मैसेज होगी कि जल्दी के ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए। आप स्लो जो भी है ट्रीटमेंट वो करवाएं और अपनी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएं। जाके डॉक्टर से पूछे, जो भी आपका डॉक्टर है उससे पूछ के फिर ट्रीटमेंट पे जाएं। और हमारे शुरू में यही मैंने भी इंट्रो में वाली बात कही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरबीन, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बताया कि किस तरह से हमें अपनी स्किन का ख्याल करना चाहिए और कौन सी ट्रीटमेंट्स हमारे लिए बेस्ट हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।